नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और साथ में पहले हम लोग स्वागत कर लेते हैं भाऊ तुलसीकर जी का। भाऊ आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग तो इस वक्त कोलकाता में ही हैं, लेकिन आप जो है कोलकाता की जो जो हकीकत बता रहे हैं वहां से वो लगभग यहाँ सड़कों पे दिख रही है। जो अभी तक हम लोगों ने कोलकाता बंगाल को लेकर विश्लेषण किए वो यहाँ हम पकड़ रहे हैं। अब जब 6 दिन भी नहीं बचे भाऊ, प्रचार खत्म होने जा रहा है और मुश्किल से 9 दिन के करीब, अगर हम ये कहें आज से ठीक, अगर हम लोग 9 दिन कहेंगे, 7 वोट हो जाएगा। 7वें दिन, ठीक 7वें दिन वोट हो जाएगा। आप अब कैसे देख रहे हैं? और आपने तो तमाम चीजों को गौर से देख ही रहे हैं, पूरी तमाम मीडिया हो या सब चीजों को, आप इसको कैसे देख रहे हैं चुनाव को आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं? मैं तो कोसों दूर बैठा हूँ, तो शायद 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। लेकिन एक बात है, मैं पिछले 3-4 महीने से जो बात कर रहा था, आहिस्ते आहिस्ते वो सामने आ रही है और इसका कारण बिल्कुल साफ है। मैं जो कमेंट्री कर रहा है धीरेन्द्र पुंडीर, उसको नहीं सुनता। मैं धीरेन्द्र पुंडीर का कैमरा जिसको पकड़ रहा है, उसकी जो सामने वाला है उसकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ता हूँ, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज ज्यादा बात करती है। वो बोलने वाला जो है वहां का इंसान है, वो हमें कुछ बताना चाहता है। और बॉडी लैंग्वेज की खासियत ये है कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम जो बातें करते हैं वो सिर्फ 7-8% कम्युनिकेट करती है। बाकी की जो बॉडी है, बॉडी कम से कम 90% कम्युनिकेट करती है। तो इसलिए मैं आप जो अविनीश के साथ कल आप भवानीपुर के गलियां घूम रहे थे, तो मैं वो देख रहा था। किसी महिला से बात कर रहे थे, किसी दुकानदार से बात कर रहे थे, किसी रास्ते पर चलने वाले से बात कर रहे थे, तो मैं देख रहा था। तो मैं उसमें जो लोकल लोग हैं वो जिस ढंग से बात कर रहे थे, उनकी बॉडी बात कर रही थी। आपको याद है, आप किसी एक महिला से बात कर रहे थे, वो गेट के अंदर थी, आप लोग गेट के बाहर थे, लेकिन गेट के अंदर से वो जो महिला बात कर रही थी उसकी बॉडी बोल रही थी। उसको जब बोला, एक जवाब उसने ऐसा अजीब दिया कि बोले अच्छा क्या होगा, क्या होने वाला है? बोले अच्छा है, अच्छा है। तो वो बात करते करते बोली जो होगा वो अच्छा होगा। इसका मतलब है वो अच्छा है, ऐसा नहीं बोला। उस महिला का जो जवाब है वो इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है कि वो जो है वो अच्छा है, वो चालू रहेगा, ऐसा बात नहीं कर रही है। वो महिला कहती है कि जो होगा वो अच्छा होगा, यानी जो है वो अच्छा नहीं है। ये जो बोला नहीं वो पकड़ना पड़ता है। तो मेरे मेरे तरीके जो है वो पॉलिटिकल, साइको पॉलिटिकल है कि लोग क्या बोल रहे हैं। बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आप उनकी लिप मूवमेंट देखो और उनके शब्द देखो, उनकी आवाज देखो, तो उसमें बड़ी तफावत होती है। तो इसलिए वो पकड़ना पड़ता है। मैं हमेशा देखता हूं, अब आपको बोलता हूं कि 3-3.5 महीने पहले की बात है, वो राजीव रंजन जो माहौल क्या है वाला है, वो गया था जब एसआर जोरों शोरों पर था। तो ममता दीदी के घर से 3 घर दूर बैठी हुई एक अधेड़ उम्र की महिला से वो बात कर रहा था। तो उसको वो बोली बढ़िया हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, हमारा ठीक से हो गया। जब वो पूछता है कि अच्छा हवा क्या है, वोट किसको देगी, तो वो मुंह को हाथ लगाती है, मुंह बंद, बोलेगी नहीं। इसका मतलब बता रही है कि मैं ममता के खिलाफ हूं। तो वो पढ़ना पड़ता है जो बोला नहीं जाता, जो लिखा नहीं जाता। तो इसलिए मैं पिछले 3-4 महीने से जो बात कर रहा हूं वो अभी अभी लोगों को दिखाई देने लगी। और कुछ बातें ऐसी होती है कि जो पहली नजर में हमें पकड़ में नहीं आती, वो बारीकी से देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तब जाके हम उसको पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आपको याद होगा कि मैं ममता हार रही है, तो यानी ममता चुनाव हारेगी, परिवर्तन होगा, ये तो बार बार बोलता रहा। लेकिन अभी पिछले 8-10 दिन से मैं और आगे चला गया हूं कि अब ममता 100 के नीचे आएगी, ये मैंने बोला। तो अब उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगे। आप तो वहां हो, आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है।
जो डर था, डर है, लोग डरे हुए। अब कौन डर रहा है? आपसे बात कर रहा हूं, इसमें कौन डरा हुआ था? हाँ, बात नहीं करेंगे लोग, क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। करना है वो करना है। और जब लोग चुप बैठते हैं ना, वो बहुत भारी कुछ करने वाले होते, वो चुप बैठते हैं। जब तक होता नहीं तब तक बोलेंगे नहीं। जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो लोग इतनी जोर शोर से बोलेंगे कि देखो हमने कैसे ममता को उठाकर पटक दिया, वो बोलेंगे। तो उसके लिए आपको वो समय आने तक रुकना पड़ता है। हाँ, लोगों की हलचल जो है, बॉडी लैंग्वेज है, वो समझनी पड़ती है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुझे गारंटी है कि ममता बुरी तरह से हारेगी। और आज एक और बात आपको नहीं बताऊंगा। नई बात यह है कि 2017 में जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो 2026 में बंगाल में रिपीट होने जा रहा है। याद है 2017 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या हुआ था, आपको याद है? कोई चेहरा नहीं था बीजेपी के पास, मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं था। मोदी का एजेंडा, मोदी का चेहरा, उस पर ही 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा था। और दो लड़के इकट्ठा आए थे, यूपी के लड़के, दोनों निकले कड़के। याद है ना आपको? जी जी, याद है। और उस वक्त उनके साथ प्रशांत किशोर भी था, भूलो मत, भूलो मत। और ये भी बोला गया, अरे मोदी कहाँ चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, इनके पास चीफ मिनिस्टर का चेहरा तक नहीं, ये बोला गया था। लेकिन बात वो थी ही नहीं। बीजेपी को सत्ता में लाने की बात थी नहीं, बात थी अखिलेश की सरकार हटाने की। और आज बंगाल में जो बात है वो ममता को हटाने की है, ना कि बीजेपी को लाने की है। समझना वो होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि चुनाव के परिणाम हम देखते हैं तो एक बात भूल जाते हैं कि चुनाव में किसी की हार होती है और इसलिए किसी की जीत होती है। किसी की जीत के लिए किसी की हार हो जाती है तो तगड़ी फाइट होती है। ये तगड़ी फाइट नहीं है, ये अरफा खानम नहीं है, ये एक तरफा बीजेपी है, एक तरफा होने वाला है जी। तो अगर बीजेपी 200 क्रॉस कर जाए, जैसे वहां 400 में से 300 क्रॉस कर गई बीजेपी यूपी में, मुझे लगता है कि बीजेपी 200 क्रॉस कर जाएगी जी, ये मुझे लगता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि ममता 100 सीटें क्रॉस नहीं कर रही, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सब चकित हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे कि ममता इतनी घटी तो क्यों घटी। 2011 में सीपीएम भी वैसे ही घटी है ना। तो बंगाल में जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो सुनामी आ जाती है। जी। इसके पीछे भाऊ जो सुरक्षा का मसला है, जो सुरक्षा ठीक की गई है, वो बड़ा कारण है, या लोग ही बदलाव के लिए इस तरह बढ़ गए कि अब उनको डर ही नहीं रहा। अब आप देखेंगे कि वो बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 7 पुश्तों का हिसाब ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद हम गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे हैं कि लोगों को उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। जिन लोगों ने कट मनी ली है, तोलाबाजी की है, जो तमाम 2021 के सारे मसले हैं, तो और चुनाव आयोग ने जिस तरह के प्रबंध किए हैं, कल भी 2407 मतलब जो इस पूरे उसमें रहेंगी 2407 कंपनियां रहेंगी। तो ये चीजें हैं, या फिर बंगाल, आपकी नजर में बंगाल के लोगों का उठना ही इसका मेन कारण रहेगा? जी नहीं, देखो बंगाल के, देखो वो जो धुरंधर की बात मैं थोड़ी करूंगा इसमें, वो जसकीरत है, वो इतना गुस्से में है, उसको कोर्ट से जेल जाते वक्त भगाया जाता है और उसको धुरंधर बनाया जाता है। तो वो इतना गुस्से में है कि वो जिसने उसके बहन का रेप किया है उसकी मर्डर कर देता है, उसका खानदान का खात्मा कर देता है। तो ऐसा इंसान जो होता है ना, वो धुरंधर बनता है। तो बंगाल के आम जनता को जिस ढंग से सताया गया पिछले
5 साल में ममता की, मैं मानता हूं कि ममता की सबसे बड़ी गलती पिछले 5 साल जिस ढंग की गुंडागर्दी हुई है। आपने चुनाव जीता था, आपको हिंसा करने की जरूरत नहीं थी, आपने चुनाव जीत लिया था। उसके बावजूद अगर लोगों को 5,000 परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा था, असम गए थे, वापस आ गए, तो वो घायल कर दिया आपने। और जब इंसान घायल हो जाता है तो उसका डर अपने आप कम हो जाता है। और इसलिए 5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसको हटाए तो कैसे हटाए। तो यहां तक का जो माइंडसेट है वो 5 साल में बनाया गया, और वो ठीक ढंग से उसकी मशक्कत बीजेपी ने और आरएसएस ने की है कि इससे छुटकारा चाहिए। अब देखो, उसके बाद वो कुछ आरजी मेडिकल कॉलेज का मामला हो गया, संदेश खाली का मामला हो गया, कल परसों मुर्शिदाबाद का मामला हो गया। वो क्या है, लोगों को एक पता है कि डरेंगे तब ना कि जब जिंदा रहेंगे। तो जिंदा रहने के लिए सबसे पहले डर छोड़ना पड़ेगा, और डर छोड़ेंगे तो बाहर के लोग, मैं एक बात और बोल दूं, देखो बाहर का कोई भी आपके मदद को आ सकता है, आपकी मदद कर सकता है। हमारे मराठी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, घोड्याला पाण्याजवळ नेता येतं पाणी पाजता येत है। मतलब यह है कि आप घोड़े को उठाकर जहां पानी है वहां ले जा सकते हो, लेकिन पिला नहीं सकते, उसको पीना पड़ेगा। तो बंगाल का चुनाव जो है उसमें जो लड़ाई है वो बंगाली मतदाता को लड़नी है, मोदी शाह को नहीं लड़नी है। मोदी शाह, बीजेपी, सेंट्रल फोर्सेस, चुनाव आयोग आपकी मदद करेगा, लेकिन लड़ाई आपको लड़नी है। हम आपके मदद के लिए खड़े हैं, लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जीतेगा तो कोई शुभेंदु अधिकारी जीतेगा, दिलीप घोष जीतेगा, मोदी शाह चुनाव लड़ नहीं रहे। तो अगर उनको लाना है तो मतदाता को खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए आपका पिछला हमारा जो पॉडकास्ट था उसमें मैंने बोला था कि 9 तारीख को ये खत्म हो जाएगा, केरल और असम, उसके बाद कारपेट बॉम्बिंग होगी, ये मैंने बोला था। कारपेट बॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, हवाई जहाज से बम गिराए जाते हैं बरसात की तरह, और कहां भी फटेंगे। तो आज जिस ढंग से हम देख रहे हैं, 10 तारीख के बाद जैसे एक बाढ़ आ गई है बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं की, अलग अलग राज्यों से नेता पहुंच रहे। कल परसों की बात है, जिस ढंग से कलकत्ता में योगी आदित्यनाथ की रैली हो गई, उसमें उन्होंने बोला कि जो उर्दू बोलना चाहते, जो बंगाल की भाषा उर्दू करना चाहते, इनको उठा के फेंक दो। कहां फेंक दो भाई? तो जहां उर्दू राष्ट्र भाषा, अलग तरीके से योगी बाबा ने कहा ऐसी भाषा बोलने वाले हैं उनको सीधा पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि पाकिस्तान की राष्ट्र भाषा उर्दू है, बंगाल की नहीं है। बंगाल की भाषा उर्दू है, बांग्लादेश की भाषा भी उर्दू है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उर्दू बनाम बंगाली। तो जिस ढंग से योगी बाबा ने आते आते अपने भाषा का बुलडोजर चला दिया है, वो बहुत कुछ बोल रहा है। क्या हम सुनना चाहते? हाँ, एक बात है, लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन लोगों के बोलने में जो बात होती है वो समझना जरूरी होता है। और मैं आप लोगों के वहां घूमकर बनाए हुए वीडियो देखता हूं, तो मैं उन लोगों को देखता हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज सुनने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करता हूं। तो मुझे लग रहा है कि बुरी तरह से ममता हार चुकी है, बस वोटिंग होना है और 4 तारीख को मतगणना। हाँ भाऊ, एक बड़ी बात ये आ रही है कि ममता बनर्जी बार बार वो कोशिश कर रही है कि साहब मैं जो हूं एक ऐसे 2 लोगों से टकरा रही हूं, केंद्र से टकरा रही हूं जो मछली नहीं खाने दे रहे। और कल एक नेता ने बाकायदा ये बताया कि साहब ये आधार कार्ड हम जोड़ रहे हैं, और ये वोटिंग जब आप करने जाओगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपने किस पार्टी को दिया। उसके बाद ये सब के बाद हम देख रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमले हुए। जब आपसे मैं बात कर रहा था और कल रात हम लोगों ने देखा भाऊ कि वहां जो भवानीपुर में और अलग अलग जगह पर जो शुभेंदु अधिकारी के जुलूस निकल रहे हैं, उसमें बाकायदा वो आके व्यवधान डालने की पूरी कोशिश, पूरी ताकत के
फरक्का के कैंडिडेट को पीटा है। तो जो ये डर जिसने इतने दिन तक बनाए रखा ममता बनर्जी को ताकत में, क्योंकि मैं यहां देख रहा था एक शख्स ने कहा कि 20 से 25% से ज्यादा कभी भी ममता बनर्जी को वोट नहीं मिलता है, 30% से। बाकी जो भी वोट है वो उनका छापे का और उसका था जो अब SIR में दूर हुआ। तो ये डर वो वापस क्रिएट कर पाने से रोक पाएंगी, या ये सब मुझे लगता है कि एक उनकी कवायद है कि चुनाव तो लड़ना ही है तो अब किसी भी तरह लड़े। और आपने उनका देखा भी होगा कि वो गलती से ये भी आजकल भूल रही है, कह रही है कि 2 पत्तियां एक फूल जो उनकी पार्टी का है उसको हराना है, वो भी बोलने लगी, उनके मुंह से निकल गया, बाद में कह रही सॉरी। तो ये भी कोई कारण है? नहीं, उसका धैर्य खोते जा रही है ममता। यही सबसे बड़ा सबूत है कि उसको पता चला है वो हार रही है। और जब इंसान देखो, आपको याद होगा कि दिल्ली का जब चुनाव था, मैं बार बार एक बात सब बता रहा था कि केजरीवाल डरा क्यों है, केजरीवाल डरा क्यों है। आज भी हम देखते हैं तो बंगाल में ममता डरी हुई दिखाई दे रही है, और रास्ते पर आप घूमते हो तो लोग बात करते हैं तो वो डर अब कम हो गया है। कुछ लोग तो कैमरा के सामने भी सरकार बदलना है बोलने लगी, महिलाएं बोलती है नहीं बदलाव होना चाहिए। ये अगर महिलाएं बोलने लगी है उसका मतलब डर बहुत कम हो गया है, डर बहुत कम। और जब ऐसी बात होती है ना, ऐसे वक्त आप और डराने की कोशिश करो, कुकर का ढक्कन टाइट लगा दो और उसकी सेफ्टी वॉल निकाल दो, तो फिर बम फटना, कुकर फटना पॉसिबल हो जाता है। तो ये कुकर फटने जैसी बात होगी, इनके मुंह पर कुकर फटेगा। ये और डराने की कोशिश कर रही है, इसका कारण साफ है, मंच से बोल रही है। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, वो जानती है मैं हार रही हूं, तो आखिरी कोशिश तो उसको करनी चाहिए ना, वो कर रही है। वो गलत मैं नहीं मानता, लेकिन जब आप जिस ढंग से ममता बोलते हुए हम देखते हैं तो उसको पता चल रहा है कि अब लोग नहीं डर रहे हैं। जब इतने सालों से दबकर बैठे थे लोग, अगर मुखर होकर बोल रहे हैं तो ममता को पता चल गया कि अब लोग डरते नहीं है, तो अब खुलेआम धमकाना पड़ेगा। तो जिस ढंग से खुलेआम मन से और स्टेज से धमकाया जा रहा है, उसका मतलब वो भी मान रहे हैं कि अब पहले जैसा हमारा डर नहीं रहा है, पहले जैसा डर नहीं रहा है। और एक बात होती है, अभी अभी धुरंधर का मैं बार बार रेफर क्यों कर रहा हूं, ये लोग धुरंधर पर प्रोपोगंडा क्यों बोल रहे हैं? धुरंधर का विलन जो है, धुरंधर में वायलेंस करने वाला है, वो बकैती नहीं करता, डायरेक्ट एक्शन लेता है, डायरेक्ट एक्शन लेता है। तो जब जिस ढंग से लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं बंगाल के, तो वो बड़ा धमाका करने वाले, बड़ा धमाका होगा। और इसलिए मैंने एक दो बार कही आपके साथ बोल दिया मैंने कि मुझे डर ये है कि 4 तारीख के बाद बड़ा वायलेंस होगा, लेकिन टीएमसी वाले नहीं करेंगे, टीएमसी वाले विक्टिम हो गए, ये आप समझ लो। ये जितने डरा रहे और लोग चुप चुप बातें कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो इशारा साफ है कि जिस दिन मतगणना होगी और ममता हारेगी, उस दिन टीएमसी के ऑफिस से जलाए जाएंगे, टीएमसी के नेताओं के घर पर, कार्यकर्ताओं के घर पर, गुंडाओं के घर पर हमले हो जाएंगे। और इसलिए जो अमित शाह ने इशारा दिया है कि भाई 24 तारीख को बाहर निकलो, 30 तारीख को बाहर मत निकलो, ये टीएमसी वालों को मोदी ममता अमित शाह बता रहे हैं। उसका कारण उनको भी खुफिया एजेंसी से इंफॉर्मेशन आई है, हिंसा तो होगी लेकिन टीएमसी के खिलाफ हिंसा होगी। अब जब टीएमसी के खिलाफ हिंसा हो सकती है तो आप नतीजे तो समझ सकते हो क्या होने वाले हैं नतीजे। भाऊ एक बड़ी बात, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कांग्रेस के, बीजेपी भाई मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, मैं इसलिए आ रहा, ये आ रहा, लेकिन लोगों का विकास की कहानी पर नहीं है। मैं जैसे किसी ड्राइवर से बात करता हूं या किसी और से बात करता हूं जब सफर कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, उनका रिएक्शंस तो वो हिंदू उसको भी है, मतलब बहुत ज्यादा है। और क्या लगता है
साल, चूंकि इससे पहले राज्य तो 34 साल दे चुका वामपंथियों को, तो 15 साल से तो उनका सब्र नहीं टूटना चाहिए। उससे पहले कांग्रेस को 25 साल दिए। तो वो जो एक कंटिन्यूटी रखने की आदत है, उसका कारण अब यहां टूटते हुए आप क्या देख रहे हैं? मतलब क्या बांग्लादेश की घटना आपको अब, मतलब चूंकि हम लोग इस पर बात भी किए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर अभी भी है, जबकि वहां सरकार चूंकि बन गई, बामुकाबले जमात की नहीं बनी है, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि ये विकास के नाम पर ही पूरा वोट पड़ रहा है कि साहब ममता बनर्जी विकास नहीं कर रही, या फिर ये बहुत बड़ा कारण है कि जो रिसर्जेंस ऑफ हिंदुज्म है, या जो हिंदुओं की बात है, क्योंकि उन्होंने ये बंगाल के लोग, जैसे मैं कल एक मजूमदार नाम का लड़का था, उसका सरनेम तो क्या देवस वो था, मजूमदार सरनेम था, उसने कल कहा कि वो उसका परिवार जसोर से भाग के आया था और वो अब उन्होंने एक घर बनाया, वो बनाया, और अब जिस मोहल्ले में उनका घर है वहां फिर दोबारा वही समस्या होगी। तो वो कह रहा था कि हम भाग के कहां जाएंगे भाई, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपको लगता है मेजर कारण ये जो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण या घुसपैठिया पॉलिसी है, इसीलिए प्रधानमंत्री हो या अमित शाह वो उसी पर बोल रहे हैं, वही बड़ा कारण है, या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वजह होगी? देखो 25 साल 15 साल ममता ने क्या किया, सीपीएम ने 34 साल क्या किया, उसके पहले कांग्रेस ने 25 साल क्या किया, ये बातें छोड़ दो, ये तो है ही। लेकिन एक बड़ा फैक्टर मुझे अजीब लग रहा है कि विमर्श में नहीं है। एक बड़ा फैक्टर विमर्श में नहीं है, एनालिसिस में नहीं है, वो है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश में 2024 के हमारे लोकसभा चुनाव के बाद हुआ, हसीना वाजेद को भागकर आना पड़ा, उसके बाद जमाते इस्लामी और बाकी लोगों ने वहां के हिंदुओं की जो बुरी हालत की थी, उसका इंपैक्ट मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि अगर फिर से ममता आ गई तो बचा कुचा पश्चिम बंगाल है वो भी बांग्लादेश हो जाएगा। आप बातें करो, पर्सनली बातें कैमरा ऑफ करके करो, तो शायद लोग आपको बोलेंगे उनको डर वो है कि अरे उधर से भागकर आए, इधर से भागकर आए, अब यहां से भागकर कहां जाएंगे। मुझे याद है जब मुंबई में 26/11 का हमला हो गया था, तो कुलाबा में एक ईरानी होटल है, ईरानी कौन है, ये पर्सिया से भाग कर आए थे। जब इस्लाम का एग्रेशन हुआ था पर्सिया में, तो वो भाग कर आए थे। और ये जब 26/11 का हो गया, तो वो ईरानी दुकान चलाने वाला जोरास्ट्रियन है, पारसी है, वो बोला कि मेरे दिमाग में पहली बात आई कि सैकड़ों साल पहले मेरे पुरखे पर्सिया छोड़कर इंडिया गए, अब यहां भी ये होगा तो हम भागकर कहां जाएंगे। तो वो बात आज बंगाली, पश्चिम बंगाल के लोगों के दिमाग में, हिंदुओं के दिमाग में है, और बड़ा भारी भयंकर पोलराइजेशन। मैं तो पोलराइजेशन देख रहा हूं, एक तरफा मानो कम से कम 70-75% हिंदू पोलराइज होकर बीजेपी को वोट करने वाले हैं। उनको बीजेपी अच्छी लगे ना लगे, ममता जानी चाहिए, क्योंकि ममता मतलब जिहादी इस्लाम, ये मानो बहुत सारे लोगों ने दिमाग में रखा है, वरना 5,000 लोग रामनवमी का जुलूस नहीं निकालते। बंगाल में राम हमारा नहीं है, हमारी तो दुर्गा माता है, हमारी तो काली माता है, ये 5 साल पहले ममता बोलती थी ना। फिर इस साल 5,000 रामनवमी का त्योहार मनाया गया, उसमें बहुत सारे टीएमसी वाले भी है। तो इसका मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल में बहुत भारी पोलराइजेशन हो चुका है। और जो कुछ कम था, तो ये मालदा हो या मुर्शिदाबाद हो, वहां की जो घटनाएं, उन्होंने दिखा दिया कि अरे चुनाव आयोग कुछ भी करे, हम मुसलमान हैं, हमको जो करना है करेंगे, हमारी ममता दीदी है। तो इससे ममता के खेमे में जाने वाले और बीजेपी को ना मानने वाले मतदाता भी है, तो वो पलट गए पिछले 1 महीने में। जो कंपाउंड पर बैठे थे, ना यहाँ के है ना वहां के, ऐसे लोग भी पटापट हिंदू लोग पलटने लगे। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बड़ा भारी पोलराइजेशन बंगाल में हो चुका है। हाँ, वोटिंग बाकी है, वोटिंग होगा, गिनती होगी, 4 मई को हमको पता चलेगा।
जी, एक आखिरी सवाल भाऊ आपके साथ, चूंकि बहुत लंबा इसको नहीं खींचना है, आपके साथ फिर बाद में दूसरे एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे जरूर मैं करूंगा कि आप अब तक, चूंकि आप ये सब हम लोगों को विस्तार से बताते रहे और हम आपके इससे सीखते हैं, दर्शक तो देखते ही हैं, हम लोग भी सीखते हैं, अभी तक की जो बीजेपी की कैंपेन है उसको आप किस तरह रखेंगे कि वो ममता बनर्जी को इस बार कोई भी मौका नहीं मिल रहा, वो घिसी पिटी बातें दोहराती हैं, जो विपक्षी हमले होते हैं तो वो होता ही है, अखबार उसको उसी तरह लिखते हैं कि साहब फिर हमला बोला, जो नॉर्मल एक बात है, लेकिन आपने इस पूरी कैंपेन में कहीं आपको दिखा कि इस बार की कैंपेन पिछली बार से अलग क्यों है, और क्यों मोदी और अमित शाह इस बार उस पूरे फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि ममता बनर्जी उनकी किसी बातचीत को अपने लिए इस्तेमाल ना कर सके? तो ये डिफरेंस भाऊ आपने नोट किया है? ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन धुरंधर में वही फर्क होता है। ऑपरेशन सिंदूर ओपन होता है, ऑपरेशन धुरंधर बहुत समय लगाकर प्लांट करके किया जाता है। तो ये जो मैं मानता हूं कि बंगाल का जो चुनाव है यह ऑपरेशन धुरंधर के तरीके से, आपको याद होगा आपसे भी मैंने बिहार चुनाव के बारे में बात की थी, तब मैंने आपके हो ओमकार के हो हर पॉडकास्ट में मैंने एक बात की थी, इसमें बंगाल के लिए कहां कहां कितने ब्राह्मोस लगाए आपको पता नहीं है, ये मैंने बोला था। आपके ही पॉडकास्ट निकाल कर देखो, मैंने ब्राह्मोस शब्द का इस्तेमाल किया था। जी। और ब्राह्मोस का मतलब क्या है? ब्राह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, क्षेपणास्त्र नहीं है, वो गाइडेड मिसाइल होता है कि जहां उसको लगाया है वहां से निकलेगा तो सही निशाने पर जाकर फटेगा। तो ये बंगाल का चुनाव जो है बीजेपी ने उस तरीके से लड़ा है। हाँ, मोदी आएंगे, बड़ी रैली करेंगे, अमित शाह 15 दिन बैठेंगे, 10 रैली करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता जो लगाए, देखो बीजेपी के पास देश में कम से कम 2000 के आसपास एमएलएज है अलग अलग राज्यों में, 400 350 से ज्यादा बीजेपी के एमपी है। उनको एक मानो एक एमपी को एक विधानसभा चुनाव दिया तो 294 बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन ममता बाहर से कार्यकर्ता नहीं ला सकती। ममता के पास जो ताकत है वो बंगाल की ही है। बीजेपी के पास बाहर से ताकत आती है, जैसे ईरान अकेला है, लेकिन यूएई, सऊदी अरेबिया, उसके लिए तो अमेरिका आएगा, इजराइल आएगा, यूरोप आएगा। तो ममता घायल हो चुकी, पहले ही घायल हो चुकी है, और वो समझ, अब उसने दूसरी पार्टी में 2 नंबर का कोई लीडर खड़ा ही नहीं किया है, तो उसको अभिषेक को भागना है हर जगह। और सबसे बड़ी बात जो है, कल परसों जो विनेश चंडेल को पकड़ा है वो अलग एपिसोड की बात है, वो अलग एपिसोड की बात है, पूरा एपिसोड अलग है। तो उसमें वेंटिलेटर जो होता है ना, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर तोड़ दिया है, समझा? विनेश चंडेल को जो अरेस्ट किया है आईपैक का, तो आईपैक का मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर है। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होगा तो वेंटिलेटर का मतलब क्या बचेगा? ममता का पूरा चुनाव चंडेल के अरेस्ट के बाद वेंटिलेटर पर चला गया। अब उसकी डिटेल तो इतने 2 मिनट में बताने जैसी नहीं है, लेकिन वो सही समय कर उसको उठाया। नहीं, 1 महीना पहले उठा सकते थे, हरी फाइल लेकर ममता निकली, उसके बाद भी उसको अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन उसको ऐसे समय पर पकड़ा है कि वेंटिलेटर से ऑक्सीजन सिलेंडर तोड़ा गया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपको चाहिए तो एबीपी आनंद बाजार पत्रिका जो है उसकी भी भाषा बदल गई है, उसके ओपिनियन पोल बदल रहे हैं। तो ये सिग्नल होते हैं, वो समझने की कोशिश करो। तुम तो उधर हो, मैं तो 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूं, लेकिन मेरे सैटेलाइट भी लगे रहते हैं, मेरे भी सैटेलाइट अलग अलग जगह लगे रहते हैं, वो अपना काम करते हैं। जी,
तो दोस्तों मतलब बातचीत तो बहुत लंबी करने का मन करता हर बार, लेकिन मैं जानता हूं कि हमको कोई ना कोई एपिसोड एक मोड़ पर छोड़ते हैं, और खास तौर से भाऊ जब भी आते हैं न्यूज पॉइंट पर हमेशा एक नए आइडिया के साथ आते हैं और अगली लाइन देके जाते हैं। तो आज भी उन्होंने बता दिया कि ऑक्सीजन जो है सिलेंडर खींच लिया गया वेंटिलेटर से, और अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर किस तरह से, वो वेंटिलेटर का कोई मतलब नहीं रह गया, और अलग हुआ हुआ ऑक्सीजन का भी कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि ऐसे तो सांस लेने के लिए पब्लिक वैसे ही बहुत ऑक्सीजन है, उसकी जरूरत बस उस वेंटिलेटर पर ही होती है। तो मुझे लगता है कि भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने दर्शकों को बहुत सारी चीजें एक सहज भाषा में समझाई। तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भाऊ को भी रोज प्रतिपक्ष पर जाकर सुन सकते हैं, प्रतिवाद पर। और मुझे लगता है कि मैं उसको अभी इससे पहले ही देख के आया था। भाऊ तो तमाम विषयों पर जो 18 मिनट का तो लोडेड कैप्सूल है, तो मुझे लगता है कि आपको रोज लेने की जरूरत है। जो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो रोज देखते हैं, और मेरे जैसे लोग जो फील्ड में हैं वो भी उसको देखकर रोज सीखते हैं। तो भाऊ आप जुड़े एक बार फिर से। आप तमाम दर्शकों को भी नमस्कार, देखते रहिए न्यूज पॉइंट।